ये तस्वीरें और ये वीडियोस सीधा इराक से आ रही हैं। श्रीलंका की तरह यहाँ पर भी प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए हैं और तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। मगर इराक में ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है कि लोग सीधा संसद में घुस आए हैं? और क्या इराक बन जाएगा नया श्रीलंका? आज जानेंगे इस एपिसोड में। मुनव्वर राना साहब ने सही लिखा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। दोस्तों, ये हकीकत है फिलहाल इराक की। हेलो एंड वेलकम टू बिन मांगा ज्ञान। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो कुछ दिन पहले भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक मंदी यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता। इस वजह से सड़कों पर आए लाखों प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन में घुसते हुए देखा गया, वहां पर तोड़फोड़ करते हुए देखा गया। कुछ ऐसा ही मंजर, कुछ ऐसा ही हाल अब इराक में होता नजर आ रहा है, जहां भ्रष्टाचार और कुशासन से परेशान जनता को संसद भवन में घुसते देखा गया। स्थानीय समाचार एजेंसी शफाक के अनुसार बताया जा रहा है कि इराक की राजधानी बगदाद में संसद भवन में तोड़फोड़ की है। खबरों के मुताबिक लाखों की तादाद में बगदादी नागरिक भ्रष्टाचार और कुशासन का विरोध करते हुए संसद भवन में घुसे, वहां पर बैठे, तोड़फोड़ की और फिर इसके बाद अपने सरदार की सुनी और वापस भी हो लिए। इराक में क्या और क्यों हुआ और भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए, आज उस पर चर्चा होगी। सबसे पहले तो मैं आपका एक भ्रम दूर कर देती हूँ कि ये एक शिया बनाम सुन्नी की लड़ाई है। अगर आप ये नहीं सोच रही थी तो आपको बहुत बेसिक से मुझे लगता है समझाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, समझाएंगे। तो आप सभी को पता होगा कि इराक एक मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ 95% मुसलमान रहते हैं, 1.25% ईसाई और यजीदी 1.25% और अदर्स 2.5%। तो मुसलमानों में भी करीब 60% शिया मुसलमान रहते हैं, 20% सुन्नी और बाकी 20% कुर्द। अब आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ बताती चलूं कि मुसलमानों में दो सबसे बड़े फिरके होते हैं, शिया और सुन्नी। दुनिया भर में 85% सुन्नी है और 15% शिया। अब ये समझ लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। भले ही इराक में संसद वाला सिस्टम है, पार्लियामेंट है, मगर वहां वोटिंग के आधार पर या फिर बहुसंख्यक राजनीति यानी कि मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स पर सत्ता कायम नहीं की जाती है कि आपको भाई सबसे ज्यादा वोट मिला है तो आप लीडर हैं। वहां फॉलो की जाती है सेक्टेरियन पॉलिटिक्स, यानी कि जहां रह रहे हैं वहां के कल्चर, वहां के समुदाय और आबादी के हिसाब से सरकार बनाई जाती है। तो सिस्टम ये था कि जो राष्ट्रपति हैं वो होंगे कुर्द, प्रधानमंत्री होंगे शिया और संसद के स्पीकर होंगे सुन्नी समुदाय से। इससे इराक के तीनों बड़े समुदाय भी खुश और सबके हाथ में सत्ता भी। एक और रिवाज है कि राष्ट्रपति ही किसी को प्रधानमंत्री बनने के लिए नॉमिनेट करते हैं और जरूरी नहीं कि वो किसी पार्टी का हिस्सा हो, वो कोई भी हो सकता है, आप में से, हम में से, टेक जाइंट, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, डॉक्टर इत्यादि। तो अब जबकि आप इराक का संसद स्ट्रक्चर समझ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इराक में पार्टी सिस्टम भी बहुत उलझा हुआ है और दिक्कत तब शुरू हुई जब इराक के लोक लुभावन नेता यानी कि पॉपुलिस्ट लीडर मुक्तदा अल सद्र ने इस साल जून में अपने पार्टी के हिस्से को, जिसे वहां ब्लॉक कहा जाता है, उसे लेकर इस्तीफा दे दिया, यानी कि 74 सीटों ने इस्तीफा दे दिया। और उस इस्तीफे के बाद से इराक में हंगामा खड़ा हो गया। आपको बताते हैं कि इस्तीफा क्यों दिया, हंगामा क्यों हुआ और अब इराक के लिए आगे क्या है। तो पहले बात करते हैं कि इस्तीफा क्यों दिया। ये समझने के लिए इलेक्शन को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। 2021 के अक्टूबर में इलेक्शन हुए थे। उस समय संसद में 3 सबसे बड़े दावेदार ब्लॉक्स थे। पहला, मुक्तदा अल सद्र का ब्लॉक, जिन्होंने चुनाव में 329 में से 74 सीटें जीती। दूसरा, शिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क, जिसे लीड कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी, जिन्होंने 33 सीटें ही जीती। और तीसरा, फतह, जो कि एक शिया मिलिशिया ग्रुप है, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, उन्होंने केवल 17 सीटें ही जीती। तो लोगों ने एक तरीके से फतह को तो फतह नहीं करने दी, मगर एक बात तो ये तय है कि लोगों का पूरा समर्थन पॉपुलिस्ट नेता मुक्तदा अल सद्र की तरफ झुक रहा है। आपको फिर याद दिला दूं कि संसद में घुसे प्रदर्शनकारी भी मुक्तदा अल सद्र के ही समर्थक थे। तो अब अगर इराक के ब्लॉक्स समझ में आ गए हों, वहां पे कितनी सीटें हैं वो समझ में आ गए हो, तो आगे बढ़ते हैं। अब बवाल हुआ ये कि मुक्तदा अल सद्र ने 74 सीटों के साथ भी सरकार नहीं बनाई अक्टूबर से।
क्यों? उसकी कई वजहें हैं। मशहूर राजनायक तलमीज़ अहमद का कहना है कि एक वजह तो यह है कि मुक्तदा अल सद्र को गद्दी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए चाहिए, उन्हें पावर का बंटवारा मंजूर नहीं, और अगर सेक्टेरियन पॉलिटिक्स जो कि इराक की राजनीति का ट्रेडिशनल हिस्सा रही है, अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो उन्हें सत्ता नूरी अल मलिकी और फतह के साथ बांटनी पड़ जाएगी। अब बात यह भी है कि मुक्तदा अल सद्र को नूरी अल मलिकी से भी दिक्कत है। अल सद्र को इराक का फंडामेंटल स्ट्रक्चर बदलना है, सेक्टेरियन से मेजॉरिटेरियन। लोगों का मानना है कि नूरी अल मलिकी के पास ईरान से सपोर्ट है और ईरान के पास अमेरिका से। बात करें फतह की, तो फतह तो खुद ही एक शिया मिलिशिया ग्रुप है जिन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है और इस वजह से उन्हें भी ईरान का बहुत तगड़ा सपोर्ट है। ईरान का सपोर्ट इसलिए क्योंकि ईरान भी शिया बहुल देश है, मगर ईरान में इराक से ज़्यादा शिया हैं और ईरान कह लें कि अमेरिका के काफ़ी नज़दीक है। अब अल सद्र को अगर इराक के नई क्रांति कह लें या फिर एक नया स्ट्रक्चर कह लें वो लाना है, तो इन दोनों का ही समर्थन हटाना पड़ेगा। अल सद्र को एक ऐसी राजनीति चाहिए जिसमें ईरान सियासत की ज़रा भी दखल अंदाजी ना हो, सिर्फ इराक हो। तीसरा ये कि अल सद्र एक जाने माने एंटी अमेरिकी नेता और लड़ाका रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने मेहदी आर्मी के नाम से एक टुकड़ी बनाई थी जो एंटी अमेरिका थी और सेज ऑफ सद्र की लड़ाई में उन्होंने इसी आर्मी के साथ अमेरिका पर वार भी किया था। तो अब आप समझ रहे हैं कि अल सद्र की जो नफरत है अमेरिका के खिलाफ वो कहाँ से आ रही है। उन्हें लगता है कि इस स्ट्रक्चर के साथ अगर चलते रहे, जो उनका ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, तो इराक भी एक दिन पश्चिमी देशों की कठपुतली बनकर रह जाएगा। अल सद्र को शिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क के नामांकित किए गए कैंडिडेट अल सुदानी से भी बहुत दिक्कत है। अब बाकियों के लिए दिक्कत तो ये है कि जो बाकी धड़ है यानी कि नूरी अल मलिकी और फतह, अगर वो साथ में भी आ जाएं तो 329 का 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं बना पाएंगे और इसीलिए सरकार नहीं बना पाएंगे। अल सद्र का मानना है कि जब तक इराक अमेरिका और ईरान के प्रभाव से बाहर नहीं निकलेगा तब तक यहाँ नई क्रांति नहीं आ पाएगी, भ्रष्टाचार कम नहीं हो पाएगा। श्रीलंका की तरह ही इराक में भी ये लड़ाई गद्दी की थी, कुलीन वर्ग यानी कि एलीट क्लास की थी। इससे आम आदमी का लेना देना नहीं है। आम आदमी को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, और वही उसे इस बंदर बिल्ली और रोटी की लड़ाई में नहीं मिल पा रहा। अल सद्र की बातों से तो शायद लोग इत्तेफाक रखते हैं, इसलिए संसद में भी घुसे तो अल सद्र के एक ट्वीट भर से सब वापस हो लिए। इराक की जनता गर्मी भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है और जब आदमी तंग आ जाता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। उसे लगता है कि मर तो रहे हैं वैसे भी और ऐसे भी, तो क्यों ना लड़कर मरा जाए। खैर, अब आगे क्या? अब अल सद्र के ब्लॉक ने इस्तीफा तो दे दिया है। इराक में होता यह है कि अगर पूरे के पूरे धड़ ने एक इस्तीफा दे दिया है तो उससे अगले नंबर पर जिसको वोट मिले हैं वो किंग मेकर बनेगा। अब इस्तीफा देने के पीछे वजह ही ये है कि भैया मैं इस संसद के स्ट्रक्चर को नकारता हूँ, खारिज करता हूँ, नहीं मानता हूँ, मुझे ये मंजूर नहीं। और अब लड़ाई आमने सामने सड़क पर होगी, ना कि कानून और सियासत के दायरे में। अल सद्र का मानना है कि अगर इराक का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जड़ से बदलना है तो ये लड़ाई सड़कों पर लानी होगी। इसलिए इस मुद्दे को और भी ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है अल सद्र के साइड से। डर ये भी है कि हर बार की तरह इसमें भी आम आदमी, आम जनता का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। राजनेता तो लड़ भिड़ कर एक साथ आ जाएंगे, मगर पिसेगी कौन? जनता। खाने पीने की किल्लत किसी होगी? आम आदमी को। महंगाई और भ्रष्टाचार का परचम जब लहराएगा वो उन्हीं के सर पर लहराएगा। भाई, हर देश की यही कहानी है, यही दस्तूर है। श्रीलंका में भी यही हुआ और अब इराक में भी यही देखने को मिल रहा है। कैसे इराक का ये बदलाव दुनिया पर प्रभाव डालेगा? फिर दोहराती हूँ कि शिया बनाम सुन्नी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये खुद एक इंट्रा शिया लड़ाई है जिसमें शिया समुदाय ही आपस में लड़ रहे हैं। देखना होगा कि अब अमेरिका, जो सरप्राइजिंगली बहुत शांत बैठा हुआ है इस समय, वो क्या करेगा। देखना होगा कि ईरान का इन सब में क्या रोल होगा और ये भी देखना होगा कि भारत इन सब से क्या सीख लेता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।